अतिरेक ने उन दोनों की तरफ देखते हुए कहा तो निकी भी खींच कर बोली, इनकी प्लानिंग के चक्कर में हमारी प्लानिंग फेल हो रही है। नहीं, ये तो मैं होने नहीं दूंगा। अतिरेक ने शरारती अंदाज में कहा तो निकी ने भ्रमित होकर पूछा, और हम करेंगे क्या? इन्हें परेशान। अतिरेक ने हंसते हुए कहा तो निकी भी उसकी तरफ देखकर उसका इरादा समझ गई और मुस्कुराने लगी। अदिति और लक्ष्य अभी भी अपनी बातों में व्यस्त थे। तभी अतिरेक ने टेबल के नीचे से अदिति के पैरों पर धीरे से अपना पैर मारा। अदिति बोलते बोलते एकदम से रुक गई और फिर उसने अतिरेक को गुस्से से घूरा। अतिरेक शरारती मुस्कान के साथ उसे ही देख रहा था। क्या हुआ, तुम ठीक हो? लक्ष्य ने पूछा तो अदिति झूठी मुस्कुराहट के साथ बोली, हाँ मैं ठीक हूं। इससे पहले लक्ष्य अपनी बात आगे बढ़ाता, उसके साथ भी बिल्कुल यही घटना हुई। उसने भी निकी को घूरा तो निकी भी उससे शरारती अंदाज में देखने लगी। दोनों उन दोनों को नजरअंदाज करते हुए फिर से अपनी बातों में लग गए। तभी अतिरेक बोल पड़ा, वैसे निकी, अब तो मुझे यकीन होता जा रहा है कि अदिति ने मेरे पीछे किसी ना किसी को तो लगा रखा है मेरी जासूसी के लिए। अतिरेक की बातों ने अदिति का ध्यान उसकी तरफ आकर्षित किया, पर निकी को कुछ समझ ही नहीं आया, इसलिए उसने पूछ ही लिया, क्यों? देखना, ये आज भी सेम कलर कॉम्बिनेशन के कपड़े पहनकर आई है। अतिरेक ने हंसते हुए कहा तो अदिति आंखें बड़ी बड़ी करते हुए बोली, मुझे नहीं पता था अतिरेक कि तुम कलर ब्लाइंड हो। कोई बात नहीं, मैं ही तुम्हारी मदद कर देती हूँ। मेरा सूट ना ब्राउन कलर का है और तुम्हारी जैकेट ब्लैक है। ये सुनकर अतिरेक ने मुस्कुराते हुए अपनी जैकेट उतारकर किनारे रख दी और अब उसे देखकर अदिति की आंखें खुली की खुली रह गईं, क्योंकि अतिरेक ने भी भूरे रंग की टी शर्ट पहन रखी थी। क्या हुआ बेबी, मेरी टी शर्ट का रंग देखकर ब्लाइंड हो गई क्या? अतिरेक ने हंसते हुए अदिति को छेड़ा तो निकी भी जोर जोर से हंसने लगी। लक्ष्य भी मंद मंद मुस्काने लगा, पर अदिति अतिरेक को गुस्से में घूरते हुए बोली, हो गया या अभी कुछ और भी है? अभी तो शुरू हुआ है, अभी तो बहुत कुछ होना बाकी है। अतिरेक ने कहा तो अदिति अपने मुंह पर हाथ रखते हुए बोली, हाँ तुम ना, छोड़ो, मुझे बात ही नहीं करनी। अदिति फिर से लक्ष्य से बात करने लगी। तभी अतिरेक फिर से उसे परेशान करते हुए बोला, अच्छा अदिति सुन। अब क्या है? अदिति ने गुस्से में कहा तो अतिरेक बड़े प्यार से बोला, सुन तो, सुनाओ। अदिति ने कहा तो अतिरेक उंगली घुमाते हुए बोला, कान इधर लाना। क्यों, ऐसे ही सुनाओ, क्या सुनाना है? अदिति ने मुंह बनाते हुए कहा, सोच ले, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर तुझे हो सकती है। अतिरेक ने शरारती अंदाज में कहा और इससे पहले अदिति कुछ कह पाती, अतिरेक ने उसका हाथ पकड़कर उसे अपनी तरफ खींच लिया और उसके बाल कान के ऊपर चढ़ाकर धीरे से बोला, आई लव यू। ये सुनकर अदिति का सारा गुस्सा जैसे कहीं छूमंतर हो गया और वो शर्माते हुए अतिरेक की तरफ देखने लगी। अतिरेक भी उसे देखकर बहुत प्यार से मुस्कुरा रहा था। अचानक अदिति की नजर निकी की तरफ गई तो वो भी उन दोनों को देखकर मुस्कुरा रही थी। उसके चेहरे के भावों से साफ पता चल रहा था कि वो समझ गई है कि अतिरेक ने क्या कहा है। निकी को देखते ही अदिति अतिरेक से दूर होकर बैठ गई। तब तक लक्ष्य बोल पड़ा, यार यहाँ बैठे बैठे बोर नहीं हो रहे? चलो हम चारों कहीं बाहर घूम के आते हैं, मौसम भी कितना अच्छा हो रहा है ना बाहर। हाँ, कब से यहीं बैठे हैं, कहकर अदिति ने भी उसका साथ दिया। तो निकी और अतिरेक एक दूसरे की तरफ देखते हुए अपने अपने मन में सोचने लगे, यही बात तो हम कब से कहना चाह रहे थे। चारों बाहर आकर सड़क पर टहलने लगे। तभी उसकी नजर सामने लगे मेले पर गई। वाओ, आसमान वाला झूला, मुझे बैठना है उस पर। निकी ने मेले में लगा झूला देखते ही उत्साहित होकर कहा तो अतिरेक भी उसका साथ देते हुए बोला, मुझे भी, चल हम चलकर बैठते हैं, बहुत मजा आएगा। वो दोनों तो बहुत उत्साहित होकर आगे बढ़ने लगे, पर अदिति और लक्ष्य अभी भी पीछे ही खड़े थे। क्या हुआ? दोनों ने पूछा तो
तो अदिति और लक्ष्य दोनों ने जाने से मना कर दिया, क्योंकि उन दोनों को झूले से डर लगता था। अतिरेक और निकी ने उन दोनों को बहुत मनाने की कोशिश की, पर वो दोनों नहीं माने। छोड़ निकी, इन दोनों डरपोक भाई बहनों को यहीं रहने दे, हम दोनों चलते हैं। अतिरेक ने हार मानते हुए कहा, हाँ हम दोनों ही चलते हैं, वैसे भी इनके बस का तो कुछ है भी नहीं। निकी ने भी मुंह बनाते हुए कहा। दोनों जाकर झूले में बैठकर उसके चक्करों का आनंद लेने लगे और अदिति और लक्ष्य नीचे से ही उन दोनों को बच्चों की तरह खुश होता देखकर मुस्कुराने लगे। वैसे आपको नहीं लगता कि इससे अच्छा मौका हमें फिर कभी नहीं मिलेगा? लक्ष्य ने शरारती अंदाज में कहा। अदिति भ्रमित होकर उसकी तरफ देखने लगी तो लक्ष्य ने आइसक्रीम की दुकान की तरफ इशारा कर दिया। अरे हाँ, ये तो मैंने सोचा ही नहीं, अदिति ने खुश होकर कहा और दोनों आइसक्रीम की दुकान पर जाकर अपनी अपनी मनपसंद आइसक्रीम लेकर आ गए। वैसे आपको सच में डर लगता है या आप आइसक्रीम की वजह से झूले पर नहीं गए? अदिति ने अपनी आइसक्रीम के मजे लेते हुए लक्ष्य से पूछा। तो लक्ष्य एक रहस्यमय मुस्कुराहट के साथ कुछ सोचते हुए बोला, डर किसे कहते हैं, मुझे पता भी नहीं है। फिर? अदिति ने आश्चर्य से पूछा। तो लक्ष्य गंभीर होकर बोला, बस कुछ चीजें हैं जो किसी से बांट नहीं सकता, किसी से भी नहीं। लक्ष्य की बातों से अब अदिति को हैरानी हो रही थी, इसलिए उसने उत्सुकता से पूछा, कैसे राज? है कुछ जो मैं किसी को नहीं बता सकता, सॉरी पर आपको भी नहीं। लक्ष्य ने मायूस होकर कहा तो अदिति एक औपचारिक मुस्कुराहट के साथ बोली, कोई बात नहीं, मैं आपको बाध्य नहीं करूंगी, पर एक बात जरूर पूछना चाहूंगी आपसे। वादा कीजिए आप उसका जवाब सच सच देंगे। ठीक है, मैं कोशिश करूंगा। लक्ष्य ने अदिति की तरफ देखते हुए कहा तो अदिति ने बिना किसी देरी के अपना सवाल पूछा, आप निकी से बहुत प्यार करते हैं ना? ये सुनकर लक्ष्य थोड़ा परेशान हो गया और अदिति से नजरें चुराते हुए बोला, नहीं तो किसने कहा आपसे? निकी ने कहा क्या? वो तो पागल है, कुछ भी समझती नहीं है। मैं सिर्फ उसे दोस्त मानता हूँ और कुछ नहीं। जिसने मुझे ये बताया है ना, वो कभी झूठ नहीं बोलती। अदिति ने लक्ष्य से नजरें मिलाने की कोशिश करते हुए कहा तो लक्ष्य चौंक कर बोला, कौन? आपकी आंखें, जिनमें आपके प्यार की गहराई किसी और को दिखे या ना दिखे, मुझे साफ साफ दिख रही है। इसलिए मुझसे झूठ बोलने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि मुझे सब नजर आ रहा है कि आप निकी को चाहते हुए भी नहीं बता सकते कि आप उससे कितना प्यार करते हैं। अदिति ने अपने दर्द को लक्ष्य के जज्बातों का नाम देकर जाहिर करते हुए कहा और उसकी बातें सुनकर लक्ष्य खामोश हो गया। हम दोनों में इतनी समानताएं होने के बाद आपको इतना यकीन तो होना ही चाहिए मुझ पर कि मैं किसी को भी आपका ये राज नहीं बताऊंगी। एक बार फिर से अदिति ने निकी के लिए लक्ष्य का दिल टटोलने की कोशिश की और इस बार उसने लक्ष्य को सच बोलने पर मजबूर कर दिया। शायद आप ठीक कह रहे हो, आपसे बेहतर तो कोई मेरे हालात को समझ नहीं सकता, क्योंकि आप खुद भी तो उसी रास्ते पर हैं जिस पे मैं चल रहा हूँ। लक्ष्य ने इस बार अदिति की चोरी पकड़ी तो अदिति अनजान बनते हुए बोली, मतलब ये कि आप भी तो अतिरेक से बहुत प्यार करती हैं, पर शायद आज तक कभी उससे कहा नहीं है। लक्ष्य ने मुस्कुराते हुए कहा। इस बार अदिति अपनी नजरें चुराते हुए बोली, नहीं तो किसने कहा? ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं और अतिरेक तो सिर्फ दोस्त हैं। अब कौन झूठ बोल रहा है? लक्ष्य ने आंखें दिखाते हुए कहा तो इस बार अदिति की बोलती बंद हो गई। अब क्या मैं भी वही सब रिपीट करूं? लक्ष्य ने हंसते हुए कहा तो अदिति समझ गई कि अब छिपाने का कोई फायदा नहीं है, इसलिए वो मुस्कुराते हुए बोली, नहीं, उसकी कोई जरूरत नहीं है, और सवाल पहले मैंने किया था तो जवाब भी पहले मुझे ही चाहिए। हाँ, मैं निकी से बहुत प्यार करता हूँ, इतना जितना शायद उसने खुद ने भी कभी सोचा नहीं होगा, पर यह बात मैं उसे नहीं बता सकता और ना कभी बता पाऊंगा। इसलिए मैं उसके सामने कभी गलती से भी जाहिर नहीं होने देता कि मैं उससे प्यार करता हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि उसे इस बात का जरा सा भी एहसास हो और वो मेरे इजहार के इंतजार में अपनी जिंदगी बिता दे। मैं उसे कोई झूठी उम्मीद नहीं देना चाहता। लक्ष्य ने मायूस होकर कहा
तो अदिति ने उत्सुकता से पूछा, पर क्यों? आपकी क्या मजबूरी है? मैं आपको पूरी बात तो नहीं बता सकता, पर हाँ, इतना जरूर बता सकता हूँ कि मेरा पास्ट मेरे प्रेजेंट से बहुत अलग था। मैं वो कभी नहीं था जो मैं आज हूँ। मैं कुछ और था, कुछ ऐसा जो शायद किसी ने सोचा भी ना हो। मेरे कल ने मेरे आज को बुरी तरह से जकड़ रखा है। मैं चाहूं भी तो उससे अपना पीछा नहीं छुड़ा सकता, और मैं मेरे अतीत की परछाई तक निकी की जिंदगी में नहीं पड़ने दे सकता, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो सब बिखर जाएगा, सब खत्म हो जाएगा। निकी की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी और उसकी वजह भी मैं ही होऊंगा। लक्ष्य ने बेबसी से कहा तो अदिति घबरा कर बोली, ऐसा क्या था आपकी अतीत में? ये मैं आपको नहीं बता सकता, किसी को भी नहीं बता सकता। दरअसल जितना मैंने आपको बता दिया है उतना भी मैंने आज तक किसी को नहीं बताया है। ये बात निकी को कभी पता नहीं चलनी चाहिए, क्योंकि जिस दिन उसे ये सब पता चल गया उस दिन वो तो मुझे पा लेगी, पर मैं उसे हमेशा के लिए खो दूंगा। वैसे देखा जाए तो मुझे मेरे ही कर्मों की सजा मिल रही है। ऊपर वाले ने मुझे इतना मजबूर कर दिया है कि मैं चाहते हुए भी अपने प्यार का इजहार नहीं कर सकता। प्लीज आप निकी को समझाना कि मैं उसे सिर्फ अच्छा दोस्त मानता हूँ, क्योंकि मैं और निकी इस जन्म में तो कभी नहीं मिल सकते, पर शायद अगले जन्म में ऊपर वाला मुझे माफ कर दे और तब हम एक हो पाएं। ये कहते हुए लक्ष्य की आंखें भीग गईं और अदिति की आंखों से भी आंसू निकलने लगे। काश मैं आपकी कोई मदद कर पाती, अदिति ने नम आंखों से कहा तो लक्ष्य अपने अंदर के दर्द को समेटकर मुस्कुराते हुए बोला, काश मैं खुद के लिए कुछ कर पाता। खैर, आपकी क्या स्टोरी है? शायद आपकी जितनी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, पर हालत एक जैसी ही है। आप जानते हो कि निकी की खुशियां आपके साथ हैं, फिर भी आप उसे खुद से दूर कर रहे हो ताकि उसकी जिंदगी में कोई प्रॉब्लम ना आए। मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही है। आज तक अतिरेक जब भी किसी मुसीबत में फंसा है उसकी वजह हमेशा मैं ही रही हूँ। मेरे लिए वो किसी से भी लड़ जाता है, मेरे अलावा और किसी चीज के बारे में सोचता तक नहीं है। उसकी जिंदगी सिर्फ और सिर्फ मुझ तक ही सीमित होकर रह गई है। उसके लिए सिर्फ मैं, मेरी खुशियां, मेरी जिंदगी, मेरा करियर ही मायने रखता है। अपने बारे में तो जैसे वो सोचना छोड़ ही चुका है। मेरे लिए उसने अपने 18 साल की दोस्ती दांव पर लगा दी। उसने पता नहीं किन किन लोगों से झगड़ा कर लिया, मेरे लिए प्रिंसिपल सर से लड़ गया और भी पता नहीं कितना कुछ किया है सिर्फ और सिर्फ मेरे लिए। मेरे लिए अपनी जान तक की परवाह नहीं करता है वो, पर मुझे तो उसकी जान की परवाह है ना। मेरे लिए उसकी सलामती से ज्यादा कुछ जरूरी नहीं है। अभी जब मैंने उससे ये भी नहीं बताया है कि मैं उसके लिए क्या महसूस करती हूँ, तब ये हाल है उसका। जिस दिन बता दूंगी उस दिन तो शायद मेरे अलावा किसी और चीज का ख्याल तक नहीं होगा उसके दिमाग में। मैं जानती हूँ ये बात वो कभी नहीं मानेगा और ना ही मेरी बात मानेगा। अब आप ही बताइए, मैं इतनी खुदगर्ज कैसे हो सकती हूँ? क्या अतिरेक को हक नहीं है अपनी जिंदगी में कुछ करने का, अपने सपने पूरे करने का? उसके माँ बाप ने भी तो उसके लिए कितने सपने देखे होंगे। प्यार जिंदगी का एक अहम हिस्सा है, ये बात मैं मानती हूँ, पर सिर्फ प्यार से तो जिंदगी नहीं चल सकती ना। उसे खुद के लिए नहीं तो कम से कम अपने माँ बाप के लिए अपनी प्राथमिकताएं बदलनी होंगी। मुझसे हटकर भी उसे कुछ सोचना होगा। वो खुद कहता है कि उसकी जान सिर्फ उसकी नहीं है, तो फिर मेरे लिए वो अपनी जान और अपना भविष्य कैसे दांव पर लगा सकता है? हर किसी को लगता है कि अतिरेक की खुशी मेरे साथ होने में है, पर उन्हें नहीं पता कि मैं खुद ही अतिरेक की खुशियों की सबसे बड़ी दुश्मन हूँ। उसके आगे बढ़ने में सबसे बड़ी बाधा तो मैं खुद ही हूँ। मुझे समझ में नहीं आता कि मैं कैसे इतनी खुदगर्ज हो जाऊं कि अपने प्यार और उसकी थोड़ी सी खुशियों के लिए उसके भविष्य को ही नजरअंदाज कर दूं। अतिरेक को मेरे प्यार में पड़कर कुछ नहीं हासिल होगा और ना ही वो अपनी जिंदगी में कुछ कर पाएगा, क्योंकि वो मुझसे आगे कुछ सोचना ही नहीं चाहता। हर लड़की का सपना होता है ऐसे लड़के को पाना, मेरा भी था, पर मैं अपने सपने के लिए उसके माँ बाप की उम्मीदों पर पानी नहीं फेर सकती।
ये कहते हुए अदिति के चेहरे पर भी दुख के भाव उमड़ आए। ये देखकर लक्ष्य उसे हिम्मत बंधाते हुए बोला, मैं आपकी हालत अच्छे से समझ सकता हूं, पर क्या पता अगर आप उसका मार्गदर्शन करो तो शायद वो समझ जाए। मैंने कोशिश की थी उसे सब सच बताकर अपनी बात समझाने की, पर हर बार कुछ ना कुछ ऐसा हो गया कि मैं उससे कह ही नहीं पाई। अदिति ने कहा तो लक्ष्य ने इस बारे में और जानना चाहा। अदिति को भी पहली बार कोई ऐसा मिला था जिसके सामने वो अपनी सारी बातें कह सकती थी, इसलिए वो भी उसे बताने लगी। मेरी बेस्ट फ्रेंड मोहिनी, वो अतिरेक से प्यार करती है। उसने तो अपनी जान देने तक की भी कोशिश की। प्यार और दोस्ती के बीच में किसी एक को चुनना बहुत मुश्किल था। फिर भी मैंने दोस्ती को चुना, क्योंकि उसके माँ बाप का दुख मेरे दुख से कहीं ज्यादा बड़ा लगा मुझे। मोहिनी अपने माँ बाप की एक लौती बेटी है, और उसे कुछ भी हो जाता तो वो बेचारे किसके सहारे जीते। अगर प्यार त्याग और बलिदान का ही नाम है तो ये त्याग सिर्फ मोहिनी ही क्यों करे, मैं क्यों नहीं। समझ सकता हूं, और ये भी समझ सकता हूं कि ये सब आपके लिए भी आसान नहीं रहा होगा। अपनी खुशियों का गला घोटकर दूसरों के चेहरे पर मुस्कुराहट लाना हर किसी के बस की बात नहीं होती। बहुत बड़ा दिल और बहुत हिम्मत चाहिए होती है ऐसे फैसले लेने में। लक्ष्य ने भारी मन से कहा तो अदिति बेबस होकर बोल पड़ी, काश ये बात मैं औरों को भी समझा पाती। आपको किसी को कुछ भी समझाने की जरूरत नहीं है, और ना ही मुझे। हमारे प्यार के लिए क्या बेहतर है ये हम दोनों से ज्यादा अच्छे से कोई नहीं समझ सकता, क्योंकि वो कहावत है ना कि किनारे पर बैठा इंसान कभी समंदर की गहराई का अंदाजा नहीं लगा सकता। समंदर की गहराई समझने के लिए खुद को समंदर में उतारना पड़ता है। दूर से लोग सिर्फ हमारे प्यार को जज कर सकते हैं। हमारे प्यार को जानने के लिए उन्हें खुद हमारी जगह आकर सोचना होगा। लक्ष्य ने अदिति को समझाते हुए कहा। लक्ष्य की बातों से अदिति को बहुत हिम्मत मिली और वो मुस्कुराते हुए बोली, हम जैसे लोगों को लोग पागल कहते हैं। क्या फर्क पड़ता है, प्यार में तो लोग वैसे ही पागल हो जाते हैं। हीर रांझा, रोमियो जूलियट, लैला मजनू सब पागल ही तो थे। इस बार लक्ष्य ने बड़ी बेपरवाही से हंसते हुए कहा। लक्ष्य से बातें करके अदिति को एक अलग ही सुकून महसूस हो रहा था, और उसने अपना ये सुकून लक्ष्य से जाहिर भी किया। आपको पता भी नहीं है आपसे बात करके मुझे कितना अच्छा लग रहा है। न जाने कब से दिल पर एक बोझ लेकर घूम रही थी, वो आज जाकर हल्का हो गया। मुझे भी ऐसा ही लग रहा है। थैंक यू सो मच मुझसे बातें करने के लिए। आज तक मैं यही समझता आया हूं कि मैं ही एक अकेला मजबूर हूं, पर आपसे मिलकर लग रहा है कि कोई और भी है जो बिल्कुल मेरे जैसा है। लक्ष्य ने मुस्कुराते हुए कहा, और अब दोनों आराम से अपनी आइसक्रीम का आनंद लेने लगे। दूसरी तरफ अतिरेक और निकी झूले से उन दोनों को आइसक्रीम खाते और बात करते हुए देख रहे थे। देख रही है निकी इन दोनों को, हमें यहाँ लटकाकर कितने मजे से आइसक्रीम खाई जा रही है। अतिरेक ने झल्लाकर अदिति की तरफ देखते हुए कहा, तो निकी भी लक्ष्य की तरफ देखते हुए बोली, हर बार हम इन दोनों को पागल समझते हैं, पर ये दोनों हर बार हमें ही पागल बना देते हैं। वैसे लग रहा है कि ये दोनों किसी बहुत सीरियस टॉपिक पर बात कर रहे हैं। अतिरेक ने गौर से अदिति और लक्ष्य की तरफ देखते हुए कहा, तो निकी हंसते हुए बोली, अरे यार, इनका तो हर टॉपिक सीरियस टॉपिक ही होता है। इनके पास हमारे जैसे एडवेंचरस टॉपिक कहाँ है बात करने को। इस पर अतिरेक भी हंस पड़ा और हंसते हुए बोला, हाँ ये भी सही है। वैसे अब हमें चलना चाहिए, वरना ये दोनों कहीं इतने सीरियस ना हो जाएं कि हमें इन्हें आईसीयू में भर्ती कराना पड़ जाए। हाँ चलो, निकी ने भी हंसते हुए कहा, और वो दोनों झूले से उतरकर नीचे आ गए। नीचे आते ही वो दोनों लक्ष्य और अदिति को गुस्से से घूरने लगे। उन्हें यूं अचानक देखकर अदिति और लक्ष्य भी घबराकर एक दूसरे की तरफ देखने लगे। उन्हें लग रहा था कि कहीं उन दोनों ने उनकी बातें तो नहीं सुन ली, और इस चक्कर में वो अपनी आइसक्रीम के बारे में भूल ही गए। क्या हुआ, तुम दोनों हमें ऐसे क्यों देख रहे हो? लक्ष्य ने अपनी शंका का समाधान करते हुए पूछा,
तो निकी गुस्से में उस पर बरस पड़ी। मना किया था ना आइसक्रीम खाने को, फिर भी तुम दोनों नहीं माने ना। निकी की डांट सुनते ही लक्ष्य ने तुरंत अपने हाथ में पकड़ी हुई आइसक्रीम की डंडी नीचे फेंक दी और घबराते हुए बोला, अरे तुमसे किसने कहा कि हमने आइसक्रीम खाई है? हमने आइसक्रीम तो क्या, आइसक्रीम की आई तक भी नहीं खाई। अदिति बताओ इन्हें, हमने खाई है क्या आइसक्रीम? लक्ष्य ने अदिति की तरफ मुड़कर समर्थन मांगा तो अदिति पहले तो हाँ में सिर हिलाने लगी, पर जैसे ही लक्ष्य ने उसे आंखें दिखाई तो वो ना में सिर हिलाने लगी और ओवर एक्टिंग करते हुए बोली, नहीं, कैसी आइसक्रीम? कौन सी आइसक्रीम? मुझे तो ये भी नहीं पता आइसक्रीम कहते किसे हैं। लक्ष्य, आपको पता है क्या? अदिति की ओवर एक्टिंग देखकर लक्ष्य उसके कान में बोला, ये थोड़ा ज्यादा हो रहा है। उन दोनों की जुगलबंदी देखकर निकी गुस्से में चिल्लाते हुए बोली, बस करो तुम दोनों, मुझे पता है तुम दोनों हमें पागल समझते हो, पर हम दोनों इतने पागल नहीं हैं। अगर किसी चीज के लिए रोते हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि हमें शौक है तुम्हें परेशान करने का। तुम्हारी परवाह करते हैं इसलिए रोकते हैं। तू कैसे भूल सकती है निकी कि इनके सबसे बड़े दुश्मन तो हम ही हैं, इसलिए हम जो मना करेंगे ये वो जरूर करेंगे। हमारी बात मान लेंगे तो इनका ईगो हर्ट नहीं हो जाएगा। ये कहकर अतिरेक भी उन दोनों पर भड़का। तुम दोनों बात मत करना मुझसे। ये कहते हुए अतिरेक और निकी गुस्से में वहां से चले गए और अदिति और लक्ष्य एक दूसरे को बड़ी मासूमियत से देखने लगे। अब क्या करें, ये तो हमें सुनाकर चले गए। लक्ष्य ने कहा, इस बार गलती हमारी है तो मनाना भी हमें ही पड़ेगा। अदिति ने भी उदास होकर कहा। कुछ देर तक सोचने के बाद दोनों एक दूसरे की तरफ देखकर मुस्कुराने लगे और फिर उनके पीछे पीछे चल दिए।